हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की महत्वपूर्ण अवधारणा शक्ति संतुलन की बात करेंगे। शक्ति संतुलन का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिस पर लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वो टिके रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न राष्ट्रों के दो प्रकार के मुद्दे जो है वो हावी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या तो जो देश हैं वो संघर्ष में लिप्त रहते हैं या फिर वो सहयोग के मार्ग पर चलते हैं। और कई बार देखने में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राज्य होते हैं वो कई बार विरोधों का सामना करते हैं और एक दूसरे के साथ कई मुद्दों पर जो है वो संघर्ष करते हैं। हालांकि संघर्ष के साथ साथ सहयोग पर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध आधारित हैं। बहुत सारे राज्यों का आपस में सहयोग भी रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग रहता है, परंतु कई बार सीमा विवाद को लेकर या फिर किसी और राजनीतिक या आर्थिक कारण के कारण विभिन्न राज्यों में आपसी विरोध रहता है। इसके अलावा अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समझने वाली बात है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे जो बड़ी समस्या है वो युद्ध की समस्या है। यदि प्राचीन काल से देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक और जो है उत्तर आधुनिक काल में भी आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हम युद्धों को जो है समाप्त नहीं कर पाए हैं। युद्ध जो है बहुत बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रही है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है या राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से जो सबसे बड़ा एम रहता है, उद्देश्य रहता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति व्यवस्था की स्थापना करना। शांति और युद्ध के शांति को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना और युद्ध को कम से कम करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अनेक प्रकार के जो है वो मत दिए हैं। कई प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए यथार्थवादियों ने अपने विचार दिए, मार्क्सवादियों ने अपने विचार दिए और आदर्शवादियों ने अपने विचार दिए। परंतु सभी प्रकार के सिद्धांतों में ये बात जरूर मानी गई है कि जो युद्ध है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की का बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा है, बहुत बड़ा जो है वो एक तरह से अवधारणा है। युद्ध जो है, युद्ध को समाप्त करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत बड़ा जो है वो उद्देश्य है। तो आज हम बात यही करेंगे कि युद्ध को खत्म करने के लिए या शांति को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समय समय पर विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं ने, विभिन्न प्रकार के विचारों ने, विभिन्न प्रकार के जो है मेथड्स ने जो है अपना स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से युद्ध को समाप्त करने के लिए और शांति की स्थापना करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर भी एक अवधारणा रही है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 19वीं शताब्दी में और यहाँ तक कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों तक भी, जब तक कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में नहीं आ गए, तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है युद्ध को समाप्त करने के लिए और शांति के प्रयास करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा, बीओपी की अवधारणा का काफी प्रचलन जो है वो रहा है। हालांकि बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा 18वीं शताब्दी में शुरू हुई, परंतु फिर भी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हंस जे मोर्गेंथो ने यह बताया है
कि इसका जन्म कभी भी हुआ हो, बैलेंस ऑफ पावर का जन्म कभी भी हुआ हो, किसी भी समय काल में हुआ हो, परंतु इसका जो उद्देश्य है वो इट रेफर्स टू एन एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर इन विच पावर इज distributed among nations with approximately equality, approximately on the basis of equality। तो इक्वलिटी के आधार पर शक्ति को जो है सारे देशों के बीच में बनाए रखना ही जो है वो एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर कहलाता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर के बारे में जो अन्य व्याख्याएं हैं उनमें भी यही कहा गया है कि अनमैनेज्ड स्ट्रगल फॉर पावर कैन बी सोर्स ऑफ वॉर, यानी जब शक्ति को मैनेज नहीं किया जाता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो उसका खामियाजा युद्ध के रूप में जो है हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि कई देश आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और अन्य देश जो है वो कमजोर रह जाते हैं। तो ये विरोध का एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है कि जब कोई अधिक शक्तिशाली देश हो जाए तो वो दूसरे देशों को अपने प्रभाव के अधीन करने के लिए या अपने दबाव में रखने के लिए कई बार युद्ध का जो है वो सहारा लेता है, और ये सोचकर युद्ध का सहारा लेता है ताकि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व जमा सके और अंतर्राष्ट्रीय जगत का नेतृत्व या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व जो है वो कर सके। खैर, in fact, balance of power has been traditionally an important fact of international relations. It has been guiding the decisions and policies of nations. Since 17th century, several scholars regards it as the best guide for securing the goals of national interest without getting involved into war। यानी बैलेंस ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो 17वीं शताब्दी से विभिन्न देशों के बीच में रहा है और शक्ति को अधिक से अधिक जो है प्रत्येक राज्य करना चाहता है ताकि वो अपने अधिक से अधिक राष्ट्र हितों की पूर्ति कर सके। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में शक्ति का जो है वो शक्ति उत्पन्न होना एक वास्तविक जो है घटना है। प्रत्येक राज्य जो है अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक शक्ति को या सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लगातार जो है वो प्रयास करता रहता है, परंतु जब शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो दूसरे राज्यों के लिए खतरा जो है वो बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो इस समस्या से निजात पाने के लिए जो अवधारणा ने जन्म लिया वो है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का यदि हम अर्थ देखें तो बैलेंस ऑफ पावर इज फंडामेंटल लॉ ऑफ पॉलिटिक्स एज इट इज पॉसिबल टू फाइंड। बैलेंस ऑफ पावर को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बैलेंस ऑफ पावर के बारे में जो है पार्मर एंड पर्किंस ने भी अपने विचार रखे हैं। पार्मर और पर्किंस जो हैं दे होल्ड्स दैट बैलेंस ऑफ पावर इज अ प्रिंसिपल दैट हैज बीन अ बेसिक प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल रिलेशन। नाउ what is the basic meaning of balance of power? That is it is indeed very difficult to define the basic meaning of balance of power. Although the trouble with balance of power is not that it is no meaning. It has many kind of meaning, many sort of meaning in terms of it is in terms of a kind of equilibrium between nations। एक तरह से शक्ति का ये संतुलन है
शक्ति को जब हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, यदि कुछ राज्यों ने अपनी शक्ति को गैर तर्कपूर्ण ढंग से बढ़ा लिया है, तो उसकी शक्ति को कम करने के लिए जब उस पर कोई किसी प्रकार की लगाम लगाई जाती है, या जब उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण किया जाता है, या फिर उसके रिस्पॉन्स में जो विपक्षी राज्य हैं या दूसरे राज्य हैं वो भी अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं, या फिर दोनों पक्षों का युद्ध होता है, तो इस तरह से जो है एक पक्ष दूसरे पक्ष को कमजोर करने का प्रयत्न करता है। यदि एक पक्ष अपनी शक्ति को, सैनिक शक्ति को, आर्थिक को, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाता है, तो दूसरे पक्ष के राज्य भी जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह का जो है वो बैलेंस बना के रख सके और किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर हावी ना होने दें। तो ये एक तरह से जस्ट इक्विलिब्रियम है, यानी न्यायपूर्ण जो है एक समानता है शक्ति को लेकर, एक तर्कपूर्ण समानता है जो कि देशों के बीच में करनी होती है। A balance of power is an equilibrium or a certain amount of stability for certain amount of stability. Stability के लिए जो है बैलेंस ऑफ पावर का होना जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थिर रखने के लिए, और जो है उनकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए, और देशों के बीच में जो है शांति बनाने के लिए बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत जो है जरूरी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन से जो हमारा अभिप्राय है, शक्ति संतुलन से अभिप्राय यही है कि शक्ति संतुलन से जो अभिप्राय है वो यही है कि किसी भी राज्य की शक्ति को इतना बढ़ना ना दिया जाए कि वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अन्य राज्यों के लिए जो है वो खतरा बन जाए, या अन्य राज्यों को वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर कर अन्य राज्यों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए, या अपने राष्ट्र हितों को जो है सर्वोपरि रख के साम्राज्यवाद की नीति अपनाए या युद्ध की नीति अपनाए, या फिर वो दूसरे राज्यों का आर्थिक शोषण करने लग जाए, या दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाए। इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए जो है शक्ति को संतुलित करना जरूरी है, और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जो है राज्य जो है वो लगातार जो है कार्य करते रहते हैं। शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध अन्य राज्य मिलकर जो है एक तरह से अन्य राज्य मिलकर अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, ताकि उसकी शक्ति को कम किया जा सके, या उससे होने वाले खतरे को या हानि को जहां तक संभव हो सके बचाया जा सके। अब बात करते हैं शक्ति संतुलन की विशेषताओं की। शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी विशेषता है इस सिद्धांत की कि इस सिद्धांत के अनुसार ये कोशिश की जाती है कि सभी राज्यों में जो शक्ति है उसको लगभग समान किया जाए, बहुत बड़ा गैप ना रहे अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के बीच में शक्ति को लेकर, यानी कोई राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो और कोई राज्य बहुत कम शक्तिशाली ना रहे। तो सबसे पहला जो है प्रिंसिपल भी यही है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का, जिसको हम संतुलन कहेंगे। यानी संतुलन से हमारा अभिप्राय है कि शक्ति संतुलन की अवधारणा जो है उसका सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, विशेषता है, वो यही है कि राज्यों के बीच में जितनी संभव हो सके शक्ति को जो है संतुलित किया जाए। किसी भी पलड़े को जिस प्रकार तराजू होती है उसके किसी भी एक पलड़े को भारी ना होने दिया जाए, दूसरे पलड़े को भी भारी ही रखा जाए, और जहां तक संभव हो सके उनका बैलेंस बनाया जा सके, दोनों पलड़ों को एक समान रखने के लिए प्रयास किए जा सकें। ये शक्ति संतुलन सिद्धांत का सबसे पहली जो है वो विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है
अस्थायी और अस्थिर शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है उसकी अन्य विशेषता ये है कि शक्ति संतुलन हमेशा जो है वो अस्थायी और अस्थिर रहता है। शक्ति संतुलन जो है एक हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो राज्य शक्तिशाली है हो सकता है वो कल को कम शक्तिशाली हो जाए, या आज जो राज्य कम शक्तिशाली है ये पूरी संभावना रहती है कि वो कल को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। तो शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है उसमें जो अन्य विशेषता वो यही है कि शक्ति संतुलन जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता। डेविड सिंगर ने भी ये कहा था कि कोई भी शक्ति संतुलन व्यवस्था कुछ सदियों के से अधिक नहीं चल सकती। इन्हीं व्यवस्थाओं में संघर्ष करने वाली वास्तविक शक्तियों में से काफी समय के लिए स्वतंत्र शक्तियों के रूप में जीवित रह सकती है। यानी कुछ ही समय के लिए कोई राष्ट्र शक्तिशाली रह सकता है, उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है वो कितने समय तक जो है शक्तिशाली रहेगा। उसके आर्थिक या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है कि वो कितने लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्तिशाली रहेगा। परंतु ये एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस है जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलता रहता है। आज जो देश शक्तिशाली है वो कल को कम शक्तिशाली भी हो सकता है। इस विचार को भी ये जो सिद्धांत है वो मानता है। दूसरी जो बैलेंस ऑफ पावर की विशेषता है वो विशेषता ये है कि बैलेंस ऑफ पावर का जो गोल्डन पीरियड रहा है, यानी जो इसका मेन समय काल रहा है वो 1815 से लेकर 1814 तक का रहा है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो है इसका बोलबाला ज़्यादा रहा है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बैलेंस ऑफ पावर का स्थान ले लिया था। परंतु इससे पहले 1815 से 1914 तक ये अपने पूरे शबाब पर रहा ये सिद्धांत। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वाज रिगार्डेड एज अ nearly fundamental law of international relations. It broke down due to the outbreak of First World War in 1914. तो इससे पहले 1914 से पहले ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत बड़ा कानून जो है वो बन चुका था, बहुत एसेंशियल कानून जो है वो बन चुका था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो बैलेंस ऑफ पावर की जो अवधारणा है वो बिल्कुल रिप्लेस कर दी गई, क्योंकि इस सिद्धांत की अब आवश्यकता जो है वो महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर का जो उद्देश्य था वो शांति स्थापित करना था। जबकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर का स्थान ले लिया था। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर के बारे में जो और मुख्य जो है वो बात है वो ये है कि बैलेंस ऑफ पावर एज्यूम्स that states are determined to protect their vital rights and interest by all means including war. यानी जो अन्य विशेषता है बैलेंस ऑफ पावर की वो ये है क्योंकि ये माना जाता था कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राज्य है बैलेंस ऑफ पावर के दौर में, बैलेंस ऑफ पावर के समय काल में, जब बैलेंस ऑफ पावर जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है बहुत ही बड़ा महत्व रखती थी, उस समय ये माना जाता था कि प्रत्येक राज्य जो है वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में लगातार लगा रहता है, अपने राष्ट्र हितों के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। इसलिए किसी राज्य को रोका तो नहीं जा सकता, परंतु उसकी शक्ति को बैलेंस जरूर किया जा सकता है, उसकी शक्ति को उस हद तक काटा जरूर जा सकता है या कम जरूर किया जा सकता है
जिस हद तक वो अन्य देशों को नुकसान ना पहुंचाए। तो बैलेंस ऑफ पावर जो सिद्धांत है उसकी ये भी विशेषता है कि वो युद्ध को एक तरह से एसेंशियल मान रहा है, युद्ध को जरूरी मानता है, राष्ट्रहित जो है उसको भी, उस विचार को भी जरूरी मानता है, और पावर को अधिक से अधिक मैक्सिमाइज करना भी जरूरी मानता है। यानी इन सब तीनों बातों को जरूरी मानते हुए ही बैलेंस ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर assumes that balance will either deter the threatening state from launching an attack on or permit the victim to avoid defeat if an attack should occur। यानी बैलेंस ऑफ पावर की जो अवधारणा है उसमें ये भी माना जाता है कि बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत यदि लागू है, यदि देश उस पर चल रहे हैं, तो वो पहले तो उस देश को रोकने का प्रयास करता है, ये सिद्धांत, जो कि आक्रमणकारी है, जो कि आक्रमण कर सकता है। और यदि आक्रमणकारी देश ने आक्रमण कर भी दिया तो जो बैलेंस बनाने वाले जो राज्य हैं या बैलेंस ऑफ पावर का इस्तेमाल करने वाले जो राज्य हैं वो मिलकर उस आक्रमणकारी राज्य का सामना करते हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत की जो है अन्य विशेषता है। बैलेंस ऑफ पावर की जो अवधारणा है वो युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक बड़ी सच्चाई मानती है। तो युद्ध को एक बड़ी सच्चाई मानना यह भी बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत की अन्य विशेषता है। युद्ध के बारे में इनका मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर पोस्टुलेट्स दैट नो नेशन इज टू बी टोटली एलिमिनेटेड इन वॉर। War is aimed only at the weakening of power of the violator of the balance। यानी जो वॉलेटर है, जो बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत को वॉलेट कर रहा है, जो बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत को बनाए रखने में सहयोग नहीं दे रहा जो राज्य, उस राज्य को आक्रमणकारी राज्य माना जाएगा, और अन्य राज्य जो हैं वो उसके खिलाफ जो है युद्ध में शामिल होंगे। और युद्ध को ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा मानता है बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत, और युद्ध को खत्म करने के लिए युद्ध का सहारा ही जो है वो लेने के पक्ष में है कि यदि आज कोई आक्रमणकारी देश युद्ध कर रहा है तो उसको यदि शांति के मार्ग पर चलाना है तो उसको शांति के मार्ग पर लेके आने के लिए उसके साथ युद्ध किया जाना अनिवार्य है, तभी वो पीछे हटेगा। इसके अलावा शक्ति संतुलन के सिद्धांत की जो अन्य विशेषता है, इसमें राज्य सदैव सक्रिय रहते हैं, राज्य सदैव सक्रिय रहते हैं बैलेंस ऑफ पावर में। यानी शक्ति को लगातार कम या ज़्यादा होते हुए राज्य देखते रहते हैं कि किस राज्य की शक्ति बढ़ती जा रही है और किन राज्यों की शक्ति जो है वो घटती जा रही है। जिन राज्यों की शक्ति घटती जा रही होती है, चाहे वो सैनिक शक्ति है, चाहे वो आर्थिक शक्ति है, चाहे वो सांस्कृतिक शक्ति है, चाहे वो शिक्षा की शक्ति है, चाहे कोई और प्रकार की शक्ति है, औद्योगिकरण की या कृषि व्यवस्था की शक्ति है, जिन देशों की शक्ति कमजोर पड़ने लग जाती है वो लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, और जिन राज्यों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनके ऊपर भी लगातार अन्य राज्यों के द्वारा नज़र रखी जाती है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी दूसरे राज्य पर आसानी से आक्रमण ना कर सकें, और उसके विरुद्ध जो आक्रमणकारी राज्य है उसके विरुद्ध अन्य राज्य जो हैं वो जल्दी से जो है लामबंद हो जाएं और उसको आक्रमण करने का मौका ना दें। तो लगातार जो है सतत प्रयास इस सिद्धांत के अनुसार रहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में।
और लगातार इस पर जो है नज़र गड़ाए रहते हैं बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत पर राज्य, और लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, लगातार जो है वो उनके संज्ञान में रहती है ये बात कि कौन सा राज्य अपनी शक्ति को तर्कपूर्ण या गैर तर्कपूर्ण ढंग से बढ़ाने में लगा हुआ है। इसके अलावा शक्ति संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोगों का ये भी मानना है कि शांति का कोई उपकरण नहीं है। शांति को हम लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समस्याओं को खत्म करने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय देशों के जो हैं वो आपसी झगड़ों को समाप्त करने के लिए हमारे पास कोई और टूल नहीं है, कोई और मेथड नहीं है। बैलेंस ऑफ पावर ही जो है एक मेथड है जिसके द्वारा देशों को जो है एक दूसरे देश का डर दिखाया जा सकता है और उनकी शक्ति को जो है वो कंट्रोल में किया जा सकता है, या उनकी शक्ति को जो है वो बैलेंस किया जा सकता है। इसके अलावा from the above discussion of the features, assumption, postulates and purposes of balance of power, it comes clear that balance of power is a device to power management which is used by several major powers for maintaining a balance in their power relations। तो ये एक टूल है बैलेंस ऑफ पावर जो देशों की पावर को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है या लागू किया जाता है। क्योंकि यदि पावर को मेंटेन नहीं किया जाएगा, यदि पावर पर का ध्यान नहीं किया जाएगा, शक्ति को यदि जो है चैनलाइज नहीं किया जाएगा, या शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, या राज्यों की शक्ति को लगातार बढ़ते रहने पर छोड़ दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं सभी या अन्य जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के लिए कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो बैलेंस ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, इट इज अ काइंड ऑफ मेंटेनिंग पावर और मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन पावर्स। अगर राज्यों को शक्तिशाली मान लिया जाए तो बैलेंस ऑफ पावर एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा राज्यों की शक्ति को आपस में बैलेंस जो है वो किया जाता है। तो इसके अलावा अब बात करते हैं शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है, इसको किन साधनों के द्वारा जो है मूर्त रूप दिया जाता है, कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं, विच आर दी मेथड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, किन मेथड का यूज करके जो है बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत को, विचार को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है मूर्त रूप दिया जाता है, यथार्थ रूप दिया जाता है, जो है प्रैक्टिकली इस सिद्धांत को जो है वो लागू किया जाता है। तो देर आर सेवरल मेथड्स बाय विच या थ्रू विच वी कैन मैनेज द इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए जो है किस तरह से कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति। जैसा कि बैलेंस ऑफ पावर सिद्धांत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जो है युद्ध को आसानी से समाप्त नहीं किया जाता, इसलिए युद्ध को जो है हम बैलेंस कर सकते हैं, युद्धों को कम कर सकते हैं, या युद्ध करके ही हम युद्धों को होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है वो ये बताते हैं कि सबसे पहला मेथड जो है बैलेंस ऑफ पावर जिसके द्वारा बिठाया जाता है, बैलेंस किया जाता है पावर को, वो है कंपनसेशन। फॉर एग्जांपल, यदि कोई युद्ध हुआ और उस युद्ध
में जो है एक राज्य शक्तिशाली था, एक राज्य कमजोर था, या कुछ एक राज्य एक तरफ शक्तिशाली थे और एक तरफ कमजोर राज्य थे। और उसके बाद जब युद्ध हुआ तो राज्य कोशिश करते थे कि जो राज्य जीता है उसके पास बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा उसके पास एक तरह से उसको उसका बहुत ज़्यादा फायदा जीते हुए राज्य को ना मिले, उसकी पावर को भी बैलेंस करने का प्रयास जो है वो राज्य करते थे। क्षतिपूर्ति एक अन्य जो है मेथड है, अन्य तरीका है बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए। क्षतिपूर्ति से हमारा अभिप्राय है कि जो बड़े राज्य हैं वो जब किसी छोटे राज्य पर आक्रमण होता है या जब किसी छोटे राज्य को किसी राज्य द्वारा जीता जाता है तो उसके रिसोर्सेज को बांटने की बात आती है, उसके जो है प्राकृतिक संसाधनों को या उसके क्षेत्र को, उसकी जमीन को बांटने की बात आती है। तो जो बड़े राज्य हैं इस प्रकार की जो है क्षतिपूर्ति के रूप में छोटे राज्यों का पार्टीशन जो है वो कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए जो है जब पोलैंड को जो है बांटने का प्रश्न आया तो पोलैंड को का 3 हिस्सों में पार्टीशन कर दिया गया था, 1772 में, 1793 में और 1795 में। कॉम्पनसेशन के आधार पर ही, क्षतिपूर्ति के आधार पर ही ऑस्ट्रिया, पर्शिया और रशिया ने पोलैंड को के बराबर 3 हिस्से करके उसको आपस में बांटा था। अब यहाँ बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत के मेथड्स को या साधनों को डिस्कस करते हुए ये बात समझने वाली है कि बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत जब चला हुआ था, जब ये प्रचलित था, तो उस समय बैलेंस ऑफ पावर छोटे या मध्यम राज्यों के बीच में नहीं होता था। बैलेंस ऑफ पावर हमेशा 2 या 2 से अधिक बड़े शक्तिशाली राज्यों के बीच में होता था। छोटे राज्यों को ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था, छोटे राज्यों को या कमजोर राज्यों को या अंडर डेवलप्ड राज्यों को या पिछड़े हुए राज्यों को ऑब्जेक्ट के रूप में या संसाधन के रूप में देखा जाता था, या फिर छोटे राज्य जो थे वो तमाशबीन होते थे, या फिर छोटे राज्यों पर आक्रमण करके बड़े राज्य उसको आपस में बांटते थे। जिस प्रकार शेर जो है शिकार कर कर और अपने शिकार को स्वयं हजम करने का प्रयास करता है और दूसरा शेर जो है उससे कुछ माल छीनने का प्रयास करता है, ये सेम सिचुएशन है कि बड़े राज्य हमेशा जो है छोटे राज्यों का शिकार करते थे और उस शिकार को बराबर बांटने का प्रयास करते थे बड़े राज्य आपस में। तो क्षतिपूर्ति का भी यही साधन था कि क्षतिपूर्ति के द्वारा जो बड़े राज्य थे वो एक तरह से एक जस्टिफाई या जस्टिसिएबल एक तरह से क्षतिपूर्ति करते थे, जस्ट जो न्यायपूर्ण जो है एक तरह से क्षतिपूर्ति करते थे कि किसी राज्य का एक जो उन्होंने शिकार किया है उस शिकार का किसी राज्य के पास बड़ा हिस्सा ना जाए और सबके पास समान हिस्से जो हैं वो उस शिकार के जाएं। तो छोटे राज्यों को तो एक तरह से शिकार के रूप में जो है देखा जाता रहा है। क्षतिपूर्ति के अलावा जो बैलेंस ऑफ पावर का अन्य सिद्धांत है वो है शस्त्रीकरण यानी आर्मामेंट। शस्त्रीकरण भी शक्ति संतुलन के सिद्धांत में बड़ी महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है। शस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय है कि प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक शस्त्र जो है, हथियार जो है वो इकट्ठे करना चाहता है या हथियार जुटाना चाहता है, अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है ताकि वो दूसरे राज्यों की शक्ति को जो है वो कम कर सके और अपने ऊपर जो है हमले के खतरे को कम से कम कर सके।
तो बड़े लंबे समय तक ये भी होड़ रही, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे वो रशिया है। प्रत्येक राज्य ने जो है अपनी शक्ति को मैक्सिमाइज करने के लिए और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को जो है बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों तक को अपने जो है असले में शामिल किया, हाइड्रोजन बमों को अपने जो है सैनिक शक्ति का हिस्सा बनाया, अपनी स्थल सेना को, थल सेना को, जल सेना को जो है वो मजबूत करने का प्रयास किया। और हमेशा ऐसे प्रयास किए कि यदि कोई दूसरा राज्य जो है अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है या सैनिक हथियारों को जो है बढ़ा रहा है, तो ये जो बड़े राज्य हैं, ये कोई भी राज्य पीछे नहीं रहना चाहता था। अपनी शक्ति को ये लगातार बढ़ाते रहे और एक दूसरे के साथ जो है कंपटीशन करते रहे कि किसी राज्य की शक्ति ज़्यादा ना हो जाए। और यदि किसी राज्य की शक्ति ज़्यादा हो भी जाती तो उन्होंने आपस में भी कई बार अनेक युद्धों का सहारा लिया और एक दूसरे राज्य की शक्ति को कम करने के लिए जो है युद्ध का सहारा लेकर जो है वो प्रयास किए। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट है वो है शक्ति संतुलन का जो अन्य और साधन है वो है हस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी इंटरवेंशन। जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय राज्य हैं वो हस्तक्षेप के सिद्धांत को भी बैलेंस ऑफ पावर का हिस्सा मानते रहे हैं। यानी बैलेंस ऑफ पावर के लिए दूसरे राज्यों में हस्तक्षेप करना, जैसे एशिया के राज्य हैं, अफ्रीका के राज्य हैं, लैटिन अमेरिका के राज्य हैं, तो वहाँ अधिक से अधिक जो है इंटरफेयर करना। और अमेरिका का ये रहता था कि मैं ज़्यादा इंटरफेयर करूं, इंग्लैंड का रहता था कि मैं ज़्यादा इंटरफेयर करूं, रशिया का रहता था कि मैं ज़्यादा इंटरफेयर करूं, फ्रांस का ये रहता था कि मैं ज़्यादा इंटरफेयर करूं। और जितना ज़्यादा दूसरे राज्यों में इंटरफेयर करेंगे उतना ही जो है उन राज्यों की अर्थव्यवस्था, उन राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था जो है अपने पक्ष में करने का प्रयास करते थे और अपनी शक्ति के साथ उन राज्यों को जोड़कर देखते थे, अपने पक्ष में करने का प्रयास उन राज्यों को करते थे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो उनकी पावरफुल जो स्थिति है वो जो है बनी रहे। उनकी जो पावरफुल स्थिति है उसको, उससे उनको जो है हाथ धोने ना पड़े। तो ये भी जो है बैलेंस ऑफ पावर का हिस्सा रहा है कि दूसरे राज्यों के अंदर हस्तक्षेप करना, दूसरे राज्यों को अपने पक्ष में जुटाना, ये बहुत बड़ी नीति रही है बैलेंस ऑफ पावर की। यानी दूसरे राज्यों की पावर को बैलेंस करने के लिए छोटे राज्यों को, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको अपने साथ मिलाना या उनके राजनीतिक एरिना में जाकर, उनके राजनीतिक जो है क्षेत्र में जाकर उनको अपने पक्ष में करना, और यहाँ तक कि युद्ध करके भी अगर उनको अपने पक्ष में करना हो या उनको जीतना हो तो ऐसी इस प्रकार का हस्तक्षेप ये राज्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे ताकि अपनी पावर को अधिक से अधिक बनाए रखें।